Welcome to DSSB exam window. Question number 1. If a 10-digit number 907x4146y2 is divisible by 88, then the maximum possible value of 4x plus 3y is. क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक 10 डिजिट नंबर है, वो हमारा 88 से डिविजिबल है. देखो कोई नंबर 88 से कब डिविजिबल होगा? 88 के 2 को प्राइम फैक्टर्स बनाओ. कैसे फैक्टर्स? को प्राइम. तो 11 और 8 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसका मतलब अगर ये 10 डिजिट नंबर 11 और 8 दोनों से डिविजिबल हो गया तो ये 88 से डिविजिबल है. ठीक है, तो पहले हम 8 देखते हैं. 8 के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 8 से. 6y2. अब अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 100% वो 4 से तो डिविजिबल हो गई. तो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे मैं y की जगह रख सकती हूँ 0 2 तो 4 की टेबल में नहीं आता 1, और 4 5 से 20 होता है ना. इसका मतलब 2 2 के गैप पर चलेगा. 1 3 5 7 9. मतलब ये सारे नंबर अगर y की जगह 1 है मतलब कि 612 632 632 652 672 और 692 ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है. अब इनमें से कौन सा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा? अब देखो 692 आपको साफ साफ दिख रहा है. अगर मैं इसमें 8 प्लस करती हूँ तो 700 हो जाएगा. 700 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है. अगर 692 डिविजिबल नहीं है तो 8 5 40 होता है ना. 40 के गैप पर जो जो नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होंगे. तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू हो सकती है या तो 3 या फिर 7. इसके अलावा y की कोई वैल्यू नहीं हो सकती. 632 भी 8 से डिविजिबल है और 672 भी 8 से डिविजिबल है. डिवाइड करके भी देख लो. 8 7 से 56 बचा कितना? 7. 8 9 से 72 और यहाँ पर 8 8 से 64 बचा कितना? 3. 8 4 से 32. इसका मतलब y की वैल्यू या तो मेरी 3 आ गई या 7 आ गई. इतना मुझे पता चल गया है ना. अब 11 के लिए क्या करते हैं? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने तो बहुत लॉन्ग मेथड बता दिया. नहीं, मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेकिन अगर आपको मेथड आता है, एक बारी आ गया, उसके बाद आपको टाइम थोड़ा लगेगा. आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है. अगर एग्ज़ाम में आते तो आप सीधा सीधा सॉल्व करोगे. 907x4146y2 11 के लिए एक एक छोड़ के प्लस करते हैं. कितना हो गया? 9 और 7 16 16 4 20 20 4 24 24 जमा y और x प्लस 1 7 और 2 9. तो x प्लस 9 माइनस कर लो दोनों को. कितना आ गया? 24 माइनस 9 कितना हुआ? 15 प्लस y माइनस एक्स. मतलब 15 प्लस y माइनस एक्स 11 से डिविजिबल होना चाहिए. अगर y 3 है, अगर y 3 है तो ये कितना हो गया? 18 माइनस एक्स. x की क्या वैल्यू डालूं कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए? 7. इसका मतलब अगर y 3 है तो x हो गया 7. और अगर y 7 है तो ये हो गया 15 प्लस 7 22. 22 माइनस एक्स की वैल्यू 0 आ गई. तो अगर y 7 है तो x हो गया 0. और उन्होंने बोले मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो तभी आएगी ना जब x 0 ना हो. तो बस ये हमारा आंसर हो गया. 4 7 28. x की जगह 7 डाल दिया, y की जगह 3 डाल दिया, प्लस 9. 28 प्लस 9 37. 37 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ a रेशो b प्लस c इज़ 3:7 एंड b रेशो a प्लस c इज़ 4:5 और a प्लस b प्लस c इज़ 900, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? देखो यहाँ पे मेरा a प्लस b प्लस c आ रहा है 10 और यहाँ पे मेरा b प्लस a प्लस c आ रहा है 9. तो पहले तो इनको इक्वल कर लेते हैं. 900 है a प्लस b प्लस c, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 90 से. और ये 9 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 100 से. तो बस a रेशो b प्लस c कितना आ गया? पूरे को 90 से मल्टीप्लाई कर दिया. 9 3 27 270 रेशो 7 9 630. और b रेशो a प्लस c कितना आ गया? 400 रेशो 500. यही है. बस अब हो गया हमारा.
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी 900 है, उसमें से ए की वैल्यू 270 और बी की वैल्यू 400, माइनस कर दो, आंसर आ गया 230। 900 माइनस 400 500, 500 माइनस 270 230, 230 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑफ का मतलब होता है सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, क्योंकि बोर्ड मास में हमने पढ़ा है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, पता चले आप पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड ऑफ के बाद आता है, डिवाइड ऑफ के बाद आता है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 9 9 ज़ा 81 और 4 85/9, डिवाइड 11 3 ज़ा 33 और 1 34/3, इंटू में 5/12। और मैं इसके ऊपर एक बार डाल लेती हूँ, क्योंकि पहले इसको मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, प्लस 2/3 इंटू में 6 2 ज़ा 12 और 1 13/6, ये मल्टीप्लाई होंगे पहले, डिवाइड 3 1 ज़ा 3 और 1 4/3 इंटू में 1/3, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे फिर जाके डिवाइड होंगे, अपॉन में 7 2 ज़ा 14 और 1 15/2 इंटू में 2/5, बाहर डाल देते हैं एक कि पहले इनको सॉल्व करना है, डिवाइड 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 माइनस 3/4 इंटू में 1/2, ऐसे कर सकते हैं। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो दोनों पहले ही मल्टीप्लाई में, इसको चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा पूरा सॉल्व करके 2, और ये 3/4, देखो मैंने ये उल्टा लिख दिया, 3/4 डिवाइड है ना इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2 माइनस 3/2, है ना। डिनोमिनेटर तो सॉल्व हो गया, वो आया 2 2 ज़ा 4 और माइनस 3 1/2, डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है। अब न्यूमरेटर पे आ जाओ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 85/9, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना है ना। 3 इंटू 12/34 इंटू 5, 17 2 ज़ा 34, 17 5 ज़ा 85, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया 2, फिर ये प्लस एज इट इज़, इसको सॉल्व करो, ये डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में कर लो, 2/3 इंटू में 13/6, डिवाइड है तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, तो 9/4 लिख दूँ सीधा सीधा, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 13/4 आ गया, इसको सॉल्व करके कितना आया 13/4। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है, 2 + 13/4 अपॉन में 1/2, 4 2 ज़ा 8 और 13 21/4, और 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आंसर आया 10 1/2, 10 1/2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन कवर्स 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, next 130 kilometer at 26 kilometer per hour, and next x kilometer at 12 kilometer per hour. If his average speed for the whole journey is 22.5 kilometer per hour, then what is the value of x? x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 80 + 130 + x, कितना हो गया 80 और 130 210 जमा x, ये हो गया टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस है 80 और उस टाइम पे स्पीड थी 40, तो ये हो गया 80 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगा 80/40। फिर 130 किलोमीटर का डिस्टेंस 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने में टाइम लगा 130/26 प्लस x/12 इज इक्वल्स टू 22.5। कर लेते हैं सॉल्व, 210 + x अपॉन में ये हो गया 2, ये हो गया 5,
7 प्लस एक्स बाई 12 इज इक्वल टू 22.5 को क्या लिख सकती हूँ 45/2 कर लो सॉल्व। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया 420 प्लस 2x इज इक्वल टू 45 इंटू में 7 प्लस 45 x/2। ये मैंने गलती से 45 लिख दिया भाई, 7 से मल्टीप्लाई। और देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि ये x/12 था, यहाँ पे मैंने 2 ही लिख दिया, बस ये 12 हो गया। 3 15 था, 3 4 था। अब ये 45 इंटू 7 कितना होता है 315। 315 इधर माइनस में आ जाएगा, बचा 105। 420 माइनस 315 105 बराबर है 15x/4 माइनस 2x कितना हो गया 7x/4। 7 15 ज़ा 105 15 4 ज़ा 60। x की वैल्यू आ गई 60। 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। The table shows the profit percentage earned by company A and B during 2018 and to 2021। परसेंट प्रॉफिट दे रखा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपन में इनकम, और प्रॉफिट दिया है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसको लो एसपी, इसको लो सीपी। अब क्वेश्चन को बदल दो तुम, एसपी और सीपी की बात हो रही है तुम्हारे हिसाब से, इनकम है एसपी, एक्सपेंडिचर है सीपी। यही होता है फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का भी, एसपी माइनस सीपी अपन में सीपी इंटू 100 है ना। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनी ए एंड बी इन 2021 वर इक्वल एंड द टोटल इनकम ऑफ बोथ द कंपनी इज़ ₹610। देखो एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, मतलब कह रहे हैं सीपी सेम है, तो हमने ए और बी कंपनी का सीपी ले लिया 100। प्रॉफिट है दोनों का, ए का प्रॉफिट है 40%, बी का प्रॉफिट है 65%। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एसपी हो गया 140 और 165, इन दोनों को ऐड करो, 5 का 5 6 4 10 का 1 305। लेकिन उन्होंने कहा जो टोटल इनकम है मतलब एसपी वो 305 नहीं 610 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो उन्होंने हमसे पूछा है टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल सीपी 100 प्लस 100 200, लेकिन 1 की वैल्यू तो 2 है, तो 200 इंटू 2 400 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। सुमन सेल्स एन आर्टिकल टू अनीता एट अ लॉस ऑफ 20%। अनीता sells it for 480 and gains 20%. If Suman sells the same article for 562.25 then her gain percent is, देखो लेट सीपी, सुमन के लिए सीपी कितना हो गया 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 80 रुपीज़ है ना। और अनीता ने अब ये अनीता के लिए सीपी हो गया, सीपी फॉर अनीता 80 रुपये, और अनीता ने कितने में बेचा 80 का 20% के गेन पर बेचा, तो उसको मिला कितना 120%। 12 8 ज़ा 96, उसका मतलब उसे मिले 96 रुपये, लेकिन 96 नहीं 480 मिल रहा है। मतलब 96 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 480 को, तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा 480 बटे में 96 गुना में 100। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 96 का हाफ कितना होता है 48, तो बस 96 5 ज़ा, तो आंसर आ गया 500। इसका मतलब सीपी कितना है 500 और सेलिंग प्राइस अब कितना है 562.5, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 62.5 रुपीज़ का। सीपी कितना है 500 इंटू में 100%, बस 2 0 से 2 0 कट गई। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10.5, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 7। Amit saves 16% of his monthly income. His monthly expenditure is ₹30,240. If his monthly income increases by 20%, his monthly expenditure increases by 25%. Then what is the difference between his initial and new monthly saving? तो देखो आप इनकम ले लो 100%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अगर अमित सेव करते हैं 16% तो एक्सपेंडिचर हुआ 84% और सेविंग कितनी हो गई 16%। अब उन्होंने बोले इनकम बढ़ गई 20% से, तो प्लस 20%। मंथली एक्सपेंडिचर बढ़ा 25%, 84 का 25% कितना होता है 84 का
1/4 निकाल दो, 21%। एक्सपेंडिचर बढ़ गया 21%। तो नेट चेंज क्या आया सेविंग में? -1%। -1%, ये नेट चेंज आया सेविंग में। भाई 20 में से 21 माइनस करूँगी तो 1 ही तो आएगा। सेविंग में नेट चेंज आया 1% का, तो हमें यही 1% निकालना है। और हमें पता है एक्सपेंडिचर दे रखा है, 84% की वैल्यू दे रखी है। 84% 30,240 है। बस आपको 1% निकालना है। 30,240 को किससे डिवाइड करना है? सीधा सीधा 84 से। बस 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, बचा कितना? 2, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, ये हो गया। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, या सीधा 12 से ही काट देते हैं। चलो 4 से काट दिया। अभी 4 1 ज़ा 4, ना जाने की 0, 4 8 ज़ा 32, 0 का 0। और उसके बाद 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 360 इज़ द राइट आंसर। Question number 8. A loan of rupees 42,400 is to be paid back in 2 equal annual installments. If the interest is charged at the rate of 12% per annum compounded yearly, then how much of each installment is? देखो ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हुआ है, हर पेपर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो अब तुम इसको। इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये DSSB हर पेपर में पूछ रहा है। तो लेट द इंस्टॉलमेंट बी x। इसका मतलब आपने टोटल कितना रुपए पे किया? x + x, इतना आपने पे कर दिया। और आपको टोटल पे कितना करना था? 42,400 इंटू में 1 + 12/100, इतना था ना। 2 साल के लिए लोन लिए। लेकिन क्या आपको सच में इतना ही पे? ये तो आपको पे करना है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने इतना पे कर दिया तो क्या बात ख़त्म? नहीं ख़त्म। क्यों? क्योंकि देखो आपको 2 साल बाद इतना अमाउंट पे करना था, लेकिन आपने 1 साल बाद ही x अमाउंट पे कर दिया। मतलब 1 साल बाद जो आपने इंस्टॉलमेंट दी उसके ऊपर भी तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता। अगर आप वो पैसे नहीं देते, मिलता ना। वो इंटरेस्ट सेम यही होता 12% पर एनम का। इसका मतलब जो आपने पैसा 1 साल बाद दिया, टोटल अमाउंट कितने साल बाद देना है? 2 साल बाद। आपने एक इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद ही दे दी। इसके ऊपर जो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस एक के ऊपर जो 1 साल तक इंटरेस्ट बनेगा, वो भी तो आपको इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट हुआ। तो बस यहाँ पर x इंटू में 12/100 और आएगा। ये अब आपकी वैल्यू हो गई। अब ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि आपने 2 इंस्टॉलमेंट तो दे दी, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट बनेगा वो भी तो माइनस होना चाहिए ना आपकी तरफ से। तो वो भी आपकी इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, बस ये हो गया 2x + 12/100 इज़ इक्वल्स टू 42,400 इंटू में 112 बटे में 100, 112 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 + 12, 212x बाय 100 x इज़ इक्वल्स टू 424 इंटू 112 गुना में 112। 2 0 से, और यहाँ पे ये वाला 100 बचा था, ये 100 से 100 कर दिया। 212 1 ज़ा 212, 212 2 ज़ा 444। x की वैल्यू आ गई 112 गुना 112 गुना में 4। आप यूनिट डिजिट देख लो। यूनिट डिजिट से काम नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अच्छा, आप सम ऑफ डिजिट भी देख सकते। 2 और 1 3 और 1 4, 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 6 4 10, 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट कितना है? 5 और 2 7, और 8 और 6 14, 14 और 7 21। यहाँ पे आ रहा है 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 2 7, 8 और 8 16, 16 और 7। भाई देखो ये मैंने गलती से, तभी मैं कह रही आंसर क्योंकि यहाँ पर मेरा सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? यहाँ पे मेरा आ रहा है 8 और 8 16, 16 और 5 21 और 2 23, मतलब 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 4 नहीं है भाई, ये तो 2 था, मैंने 4 लिख दिया, 2 हो गया। 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सम ऑफ डिजिट मेरा आएगा 3 और 2 5। सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 5। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9. When an article is sold by a shopkeeper by giving a 20% discount on its mark price, there is a loss of 4%. तो हमें पता है मार्क प्राइस और सीपी में एक रेशो होता है
100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, माइनस क्यों लगाया अगर लॉस हो रहा है तो, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 4% का, तो ये हो गया 96 अपन में डिस्काउंट कितना दिया है 20%, तो 100 माइनस 20 80, 16 5 से 18, 16 6 से 96। एम पी और सी पी का रेशो आ गया 6:5। अब उन्होंने बोला है अगर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 2% बढ़ जाए एंड द शॉपकीपर इज स्टिल वांट टू गेन 10%, देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड ही गिव नाउ। अब देखो एम पी बाई सी पी, अब कितना परसेंट प्रॉफिट चाहता है वो 10%, और डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स। अच्छा ये किसके बराबर होगा, एम पी तो सेम ही है, एम पी तो सेम ही है, लेकिन सी पी जो है वो हमारा 2% बढ़ रहा है। 5 का 1% कितना होता है 1%, 1/100, ये हो गया 0.05, और 2% कितना हो जाएगा 0.1। इसका मतलब अगर मार्क प्राइस 6 है तो अब सी पी हो गया है आपका 5.1, राइट। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 100 प्लस 10 110 बाय 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 बाई 51, 0 से 0 कैंसिल, 51 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 600x माइनस 6x, यही होगा। बस 1 1 ज़ा 1 और 5 और 1 6 और 5 561 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 6x। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 600 माइनस 561 कितना हुआ 39, x इज इक्वल्स टू, इसको काट दो, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13/2 कितना होता है 6.5%। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन alloy इज़ 2:5 एंड इन alloy B द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज़ 6:7। ये कॉपर है, ये जिंक है, ये A है, ये B है। यहाँ पर है 2:5 और यहाँ पर है 6:7। अब उन्होंने बोले यहाँ से 6 kg निकाल लिया और यहाँ से 8 kg। अब उन्होंने बोले व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन alloy C। देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज पूछा है ना, तो इसको अब हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यहाँ से 3 किलो निकाल रहे हैं, यहाँ से 4 किलो निकाल रहे हैं। तो कॉपर कितना आ रहा है मेरे पास 3 इंटू में 2/7 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है 4 इंटू में 6/13, इतना ही कॉपर आ रहा है। और टोटल वैल्यू कितनी है 437 इंटू में 100%, यही है परसेंटेज। बस डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस 3 2 ज़ा 6, 13 6 ज़ा 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 78, 78 प्लस 6 4 ज़ा 24 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28 का 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 168 बाय 13 7 ज़ा 91 इंटू में 7 इंटू में 100%, कितना हो गया 8 और 8 14 का 1, सॉरी 8 और 8 16 का 1, 7 और 7 14 का 1, 246 बाई 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, 637 इंटू में 100%। अब देखो इसमें तो कुछ भी कॉमन मेरे को दिख नहीं रहा, 637 और 246 में कुछ कॉमन तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 13 7 और 7, तो 246 ना तो 13 के टेबल में आता ना 7 के टेबल में आता, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। अब हमें देखना है आंसर्स क्या है। पहले 637 का 10% कितना हुआ 63.7, अगर मैं इंटू 4 कर दूँ तो 40% आ जाएगा। 40% कितना है 7 4 ज़ा 28 का 2, 4 3 ज़ा 12 और 1, 13 का 1, 6 4 ज़ा 24, 253.8, मतलब 637 का 40% वो है ये 253.8। आंसर 40% से तो कम है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 246 की, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, बचे ये दोनों। अब हम देख लेते हैं ये कितना कम है 40% से, ये कितना कम है 0.2%, 0.2%। तो मुझे पता है 10% है
63.7, 1% हो गया 6.37 और 0.1% हो गया 0.637। तो 0.2% कितना हो गया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 टू द 14 का 1, 3 टू द 6 7, 6 टू द 12 का 1, 1.274। तो 1.274 किस में से माइनस करेंगे? 253.8, ये है 40%। उसमें से 0.2% में माइनस कर रही हूँ, कितना है वो? 1.274। आप माइनस करोगे तो क्या आ रही है वैल्यू? 252 पॉइंट समथिंग, 252 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो आंसर, लेकिन हमारे ऊपर की वैल्यू तो 246 है, इसका मतलब कम है इससे। आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो बचाइए, यही मार्क करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @DSSB एग्ज़ाम विंडो, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।